ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, जो हमारी बुक है पेज नंबर 162 पर, सलीना पब्लिकेशन की जो आप बुक है हमारी, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 7B से पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि इसमें 3 जो है आपको अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई हैं एक स्ट्रिंग की, जिसकी लेंथ जो है वो L है। पूरे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L लेंथ है। ठीक है, और आपसे कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले पार्ट में आपसे यहाँ पर पूछा है, फर्स्ट केस वाले कंडीशन में, फर्स्ट केस में आपसे ये पूछा है कि भाई बताइए विच वाइब्रेशन इज ऑफ लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका है? देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आप एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो आपको पहले मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जैसे मैंने ए डायग्राम में बी और सी में ड्रॉ करी। अगर आप गौर से देखें तो बुक में ये लाइन नहीं मिलेगी आपको एग्जाम्पल में। ये जो मिड में मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसको ड्रॉ करने से हमें एक रिलेटेबल मेजरमेंट मिल जाता है, हमें कंपैरिजन आसानी से हम कर पाते हैं कि आप किसका एम्पलीट्यूड, किस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि जो बी वाली वेव देख रहे हैं, जो बी वाली है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है कंपैरेटिवली फास्ट। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं आप, क्लियरली विजिबल है। ये आइदर साइड पर एम्पलीट्यूड कम है, ये भी कम है बहुत कंपेयर टू बी। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड है वो बी का है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड के लिए हमारा ऑप्शन आएगा बी। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड बी का है। सेकेंड है विच फ्रीक्वेंसी, विच वाइब्रेशन इज ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो आइए लिख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए सिंगल नोट की फ्रीक्वेंसी है, सिंगल लूप है, यहाँ पर लिखा है देखिए सिंगल लूप है तो फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, 2 लूप है तो फ्रीक्वेंसी 2f, और 3 लूप है तो फ्रीक्वेंसी 3f। लूप यानी 1 2 3 लूप हो गए, यहाँ पर 1 और 2 लूप है, यहाँ सिंगल लूप है तो फ्रीक्वेंसी f। तो जाहिर सी बात है सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो सी वाले पार्ट की है। अगर आप देखें फिगर सी की जो है सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का, सी। थर्ड पार्ट है इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी की रेशियो बताइए बिटवीन ए एंड सी, कि जो ए और सी के बीच की फ्रीक्वेंसी की रेशियो है वो क्या है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ए ऊपर लिखा है और फ्रीक्वेंसी नीचे, सी के लिए मैंने डिनोट अलग किया है, नीचे किया है, क्योंकि उसने पहले ए और फिर सी को मेंशन किया है। तो आइए लिख लेते हैं, ए पार्ट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, साफ साफ लिखा है देखिए 3 लूप, तो 3f हो जाएगी। और सी वाले पार्ट के लिए सिंगल लूप है तो फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी। आप एफ से एफ रिड्यूस करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी जो रेशियो आएगी वो 3:1 आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंसर रेशियो में ही लिखें, वरना रेशियो पूछिए तो रेशियो में ही लिखना, फ्रैक्शन में छोड़ेंगे तो आप नंबर जो है आपके कट हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में जो है वेवलेंथ की रेशियो क्या है, बी वाले में और ए वाले में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेवलेंथ की जो रेशियो है उसको लिख लेते हैं, आसानी से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, जो सिंगल नोट की फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल नोट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है यानी 1 होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 6 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल रखा है, 6x लिख लेते हैं चलिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 6x ले लेते हैं क्योंकि हम रेशियो से अलग लेके जा रहे हैं, तो उसको एक वेरिएबल एसोसिएट कर दिया। उसके बाद 2f की बात करें तो 2f पर फ्रीक्वेंसी जो 2 होती है, फ्रीक्वेंसी अगर 2 होती है तो वेवलेंथ हमारी 3 जाती है, तो इस पर 3x ले लेते हैं। और जो 3f वाली होती है देखते हैं आप लोग, 3f पर जो फ्रीक्वेंसी 3 है उसके लिए वेवलेंथ 2, यानी इसको 2x ले लेते हैं। अब हमसे जो वेवलेंथ की रेशियो पूछ रहा था वो b और c के लिए पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ b इज टू वेवलेंथ ऑफ c, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए वेवलेंथ ऑफ b अपॉन वेवलेंथ ऑफ c, ये पूछा जा रहा है हमसे। व्हाट इज द रेशियो वेवलेंथ b इज टू a, b इज टू a पूछा जा रहा है, सॉरी b इज टू a।
यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ ऑफ बी रेशियो टू वेवलेंथ ऑफ ए, ये वेवलेंथ ऑफ बी रेशियो टू वेवलेंथ ऑफ ए। आइए लिख लेते हैं। बी वाले ये रहा हमारे पास, इसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 3x है, ये वेवलेंथ है, ध्यान रखिए ये वेवलेंथ है और ये भी वेवलेंथ है। ये सी के लिए है, ये बी के लिए है, ये ए के लिए। तो हमें बी और ए में पूछा है, तो बी के लिए हमारे पास कितनी है 3x और ए के लिए हमारे पास कितनी है 2x। एक्स एक्स रिड्यूस हुआ, वेवलेंथ ऑफ बी रेशियो वेवलेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 3:2। डायरेक्टली आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। आपको जो बुक में जो एल वाला फॉर्मूला है, जो इसमें L/2 2L/2 वाला फॉर्मूला है, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको याद करना पड़ता है ये वाला फॉर्मूला। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ 2L/2 ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म होती है, और 2L/3, ठीक है, ये F1 के लिए होती है फर्स्ट, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे इस रेशियो के साथ 6:3:2, आपका कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। यहाँ पर भी आप मैच कर सकते हैं, बुक से आंसर आपका मैच हो जाएगा जी। रेशियो आंसर आपका करेक्ट आ रहा है 3:2। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को अप्रोच करेंगे जो इस डायग्राम बेस्ड पर आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये और ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस होती हैं वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इसलिए होता है क्योंकि कोई सराउंडिंग मीडियम नहीं होता, तो सराउंडिंग मीडियम नहीं होगा तो कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगाता या रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगाता, इसलिए वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। अब जब भी आप मेंशन करें, इनका एक मान लीजिए डायग्राम बनाने को आया जो फ्री वाइब्रेशन का, तो इधर आप वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे आप टाइम मेंशन करेंगे। और मेक श्योर ये करना है आपको कि जो वेवलेंथ आप दिखाएं, सॉरी जो एम्पलीट्यूड आप दिखाएं, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए इस तरह, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ए और ए, यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए एम्पलीट्यूड तीनों का, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें आप और भी लूप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, लेकिन उन सबका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका एक मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, जब आप कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो आप कॉपी पे 3 लाइन अपनी अप्रोच कर सकते हैं इस तरह से, और ये मेन लाइन ले सकते हैं आप एक्स एक्सिस के लिए, जिस पर टाइम मेंशन करें, और एक ऊपर वाली लाइन से जोड़ें तो एक ही नीचे वाली लाइन से जोड़ें, नीचे जो लाइन, ये अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपसे। तो इससे आपको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है। अब बात करते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। ध्यान रखिएगा, नेचुरल वाइब्रेशन में कोई सराउंडिंग मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशंस में सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में वाइब्रेशन होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस होती है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है? एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फोर्स होती है बाहर। अब वो एक्सटर्नल फोर्स को हम रेजिस्टिव फोर्स भी कह देते हैं या रेजिस्टिंग फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स ये है जो सराउंडिंग मीडियम लगाता है। कोई भी सराउंडिंग मीडियम किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाता है उसे रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक स्केल है, और इस स्केल को हम जो है सिंपल इसी जैसे हम रूप जिसमें हम इस एटमॉस्फेयर में है इसको जेंटली टैप कराएं और उससे वाइब्रेट करा दें, सिंगल टैप। तो ये थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा इस तरह से, और फिर
रुक जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ही तो है। कुछ देर बाद रुकने का मतलब क्या है? आपने तो नहीं रोका इसको, एक बार आपने टैप कराया और उसको छोड़ दिया था, लेकिन ये थोड़ी देर वाइब्रेट करा और उसके बाद रुक गया। क्या मतलब? सपोज कीजिए ये हमारा यूनिट था, तो पहले तो यहाँ तक की वाइब्रेशंस ने हमें प्रोवाइड कराई, इतनी बड़ी बड़ी वाइब्रेशंस करी इसने, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करा, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसकी वाइब्रेशन कम होती चली गई, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होता चला गया उन वाइब्रेशंस का। अब ये जो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में। सराउंडिंग मीडियम क्या करता है? रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करता है बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर रेजिस्टिव फोर्स। अब ऐसा होता क्यों है? रेजिस्टिव फोर्स आती कहाँ से? ध्यान से समझिए। इस स्केल का या रूलर का जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसके चारों तरफ ऐसे, इसके चारों तरफ एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ये चारों तरफ ऐसे एयर के पार्टिकल्स होंगे, ये एयर के पार्टिकल्स के हर तरफ से इस पर ये एयर के पार्टिकल्स मान लीजिए। अब जब ये बॉडी वाइब्रेट करेगी, या ये जो स्केल है या रूलर है जो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने के दौरान ये जो आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं उन्हें हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, ताकि अच्छे से वाइब्रेट कर सके। अब जब उन्हें डिस्प्लेस करेगा तो इससे क्या होगा? डिस्प्लेस करने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा। भाई इन पार्टिकल्स को, जो आपके एयर के पार्टिकल्स हैं, अगर इन्हें डिस्प्लेस करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो रिक्वायर्ड होगी। अब फोर्स रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? फोर्स कहाँ से आएगी? जब एनर्जी, अगर फोर्स लगेगी तो एनर्जी लूज होगी आपकी। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या लॉजिक है कि जब कोई भी बॉडी सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में वाइब्रेट करती है, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स उसमें प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी सराउंडिंग मीडियम जो रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं उसे हम कह देते हैं। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस की बात चल रही है, एयर रेजिस्टेंस। तो जब ये बॉडी वाइब्रेट होगी तो इसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो जो है इस बॉडी को वाइब्रेट नहीं करने देंगे। एज अ रिजल्ट ये बॉडी इन पार्टिकल्स पर एक फोर्स लगाई, उन्हें डिस्प्लेस करेगी, इन्हें अपने पार्ट जो अपनी पोजीशन से है उससे हटाएगी, डिस्प्लेस करेगी। अब जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे और ये बॉडी उन पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगी, तो इसे फोर्स तो लगानी पड़ेगी। और फोर्स लगाने के का मतलब क्या होगा? एनर्जी वर्क होगी, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क का मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। भाई दिस बॉडी विल वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द एयर पार्टिकल, हेंस इट विल लूज इट्स एनर्जी। और जैसे जैसे ये एनर्जी लूज करेगी, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वाइब्रेशन स्टॉप कर देगी। ध्यान रखिएगा, इस बार भी हमने सिंगल टैप कराया है बॉडी, सिंगल टैप, एक बार जेंटली टैप करके हमने छोड़ दिया। एक एग्जांपल इसका ऐसे भी ले सकते हैं कि एक हमने स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री ली, स्लिम मतलब पतली सी ब्रांच ऑफ ट्री, किसी भी पेड़ की छोटी सी ब्रांच ली है, हमने उसे खींचा, नीचे झुकाया और उसे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो भी ऐसे ही वाइब्रेट करेगी, और वो वाइब्रेशंस भी डैम्प्ड वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स तो वो लार्जर एम्पलीट्यूड से बॉडी वाइब्रेट करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम है कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। अब उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से बॉडी एनर्जी लूज करेगी, और इसलिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, और लास्ट में बॉडी जो है रुक जाएगी, वाइब्रेशन करना रुक जाएगी। और जो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? जो कोई भी डैम्प्ड वाइब्रेशंस का अगर आपसे ग्राफ करें, तो यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, और ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड पर जाएगा। ये हो गई बॉडी, वो बॉडी, कोई भी बॉडी जो सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में वाइब्रेट कर रही है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, बोलिए समझ आया? अब आपकी बुक में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स से रखे हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 पेंडुलम है, मान लीजिए ए, बी और सी और डी। अब हमने इनमें से किसी एक पेंडुलम को, मान लीजिए सी को जो है डिस्प्लेस किया आपने,
अपनी पोजीशन से, और आपसे पूछने लगे भाई इसे डिस्प्लेस करने के बाद जब ये बॉडी डिस्प्लेस होगी तो ये जो क्या वाइब्रेशन से जो वाइब्रेट करेगी वो कौन सी वाइब्रेशन होगी जिनसे ये वाइब्रेट करेगी, तो आपको लिखना होगा कि वो डैम्प्ड वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेगी, क्योंकि आसपास सराउंडिंग मीडियम प्रेजेंट है और आपने सिर्फ से एक बार जेंटली डिस्प्लेस किया है, तो ध्यान रखिएगा वो वाइब्रेशंस कौन सी होंगी, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। अगर आपने इसको जेंटली टैप किया या डिस्प्लेस किया तब भी, ए को डिस्प्लेस किया तब भी, बी को डिस्प्लेस किया तब भी और डी को डिस्प्लेस किया तब भी। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमने एक बॉडी को नॉर्मली उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया है या उसको जेंटली टैप किया है या उसको वाइब्रेशन पे लगाया है, तो वो कौन सी बॉडी से वाइब्रेट करेगी, सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस से। तो आप कहेंगे जी सराउंडिंग मीडियम है तो इसका मतलब है डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक, इससे ज्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, इससे एग्जाम्पल्स रिलेटेड आपको यही पूछे जाएंगे, इसी तरह से पूछा जाएगा, आपकी नॉलेज इसी तरह से चेक करी जाएगी कि जब हम किसी बॉडी को वाइब्रेट कराते हैं या जेंटली टैप कराते हैं किसी सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में, तो जो बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कौन सी वाइब्रेशन से वाइब्रेट करती है, उन वाइब्रेशन का नाम क्या है या वाइब्रेशन क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे वो वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक, एक बार फोर्स लगाइए, ध्यान रखिएगा, सिंगल टाइम, लिखा ना सिंगल टैप यानी सिंगल टाइम फोर्स, सिंगल टाइम फोर्स। ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, ये वाइब्रेशन जो होती है ये तभी होती है जब आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आप पीरियोडिक फोर्स की प्रेजेंस में वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमारी जो होती है वो फोर्स वाइब्रेशंस होती हैं। वर्ड याद रखिएगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप बॉडी पर लगातार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था रूलर का, कि हमारे पास एक रूलर है और हमने उसे सिंगल टाइम टैप कराया तो उसने ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी। अब जैसे ही हमने देखा कि ये वाइब्रेशन कम होती चली जा रही है, वाइब्रेशन कह रहा हूँ सॉरी, हमने ये देखा कि जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जा रहा है। हमने पहले एक बार इसको टैप करके इसको वाइब्रेट कराया, उसके बाद हमने देखा कि जो एम्पलीट्यूड जा रहा है ये डिक्रीज हो रहा है लगातार, कि जो पहले तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला हमें फ्रॉम मीन पोजीशन, आप देख सकते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो हमने सोचा इस एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाए, तो हमने फिर से फोर्स लगा दी, फिर से फोर्स लगाई, तो इससे जो ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड हो रहा था ये फिर से इंक्रीज हो गया, फिर से बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम बार बार या लगातार हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बॉडी पर अप्लाई करते थे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी कॉन्टिन्यूसली। आप एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जब बॉडी पर लगातार लगाते चले जाते हैं, तो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती, इट नो लॉन्गर वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिर वो वाइब्रेट करती है फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। जब आप किसी बॉडी पर लगातार एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते चले जाते हैं, तो बॉडी फिर अपनी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती, फिर वो वाइब्रेट करती है किससे, फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से, फिर वो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। So when external periodic force is applied on a body on a continuous basis after each time interval, then the body no longer vibrates with the natural frequency, it vibrates with the
फोर्स वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन। और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स हम समझा चुके हैं, आपको समझ आ चुका है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हम यही पेंडुलम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारी पेंडुलम ए मान लेते हैं, ओ बी, ये सी और ये डी मान लेते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर पेंडुलम डी को हल्का सा जेंटली टैप करें, इसको डिस्प्लेस करें, पेंडुलम डी को डिस्प्लेस करें। अब क्योंकि बाकी सारी पेंडुलम स्ट्रिंग से अटैच है, ये रबर स्ट्रिंग मान लेते हैं जिनसे ये अटैच है सबके सब, ऊपर वाले मेन रिंग से जो अटैच। अब जैसे ही हम पेंडुलम डी को डिस्प्लेस करेंगे या डी को वाइब्रेट कराएंगे, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि ए भी वाइब्रेट होगी, बी भी होगी, सी भी होगी। अब समझना क्या है आपको, कि अगर आपसे ये पूछे कि आपने जो डी को वाइब्रेट कराया है और जो डी वाइब्रेट कर रहा है वो किस वाइब्रेशन से कर रहा है, तो आप कहेंगे वो कर रहा है डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन, ध्यान रखिएगा कि जो डी वाला पेंडुलम करेगा वो डैम्प्ड वाइब्रेशन से, आपने डी को ही डिस्प्लेस करा है। डिस्प्लेस्ड पेंडुलम डी को ही डिस्प्लेस किया है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने पेंडुलम डी को डिस्प्लेस किया है, इसको हिलाया। जिसको भी आप वाइब्रेट कराएंगे, जिसको भी डिस्प्लेस कराएंगे, वो इनिशियली स्टार्टिंग में डैम्प्ड वाइब्रेशन से ही वाइब्रेट करेंगे। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था जब हम पढ़ रहे थे डिवीजन से, अगर आपको याद हो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम मान लीजिए एक तार पर कपड़े सूख रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था कि मान लीजिए एक लंबा तार है और उस पर कपड़े पड़े हैं बहुत सारे और हम कपड़े सूख रहे थे। अब किसी एक कपड़े को जब हम खींचेंगे, हटाएंगे तार से या तार से उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे जो बाकी कपड़े फैले हुए हैं तार पर वो वही लेंगे, वाइब्रेट करेंगे। समझिए, तो पॉइंट ये है कि जब आप उस तार पे से एक कपड़ा हटा रहे हैं या एक कपड़ा उतार रहे हैं, तो तार वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से बाकी जो कपड़े जो सूख रहे हैं तार पर वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो जो वाइब्रेट करेंगे, बाकी जो कपड़े वाइब्रेट करेंगे वो करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, जबरदस्ती थोपी गई वाइब्रेशन। क्या मतलब, अब उसको इस केस पर अप्लाई करते हैं। इस केस पर कैसे अप्लाई होगा, जैसे ही हम पेंडुलम डी को डिस्प्लेस करेंगे, वो वाइब्रेशन इस मेन वायर से होते हुए पेंडुलम ए में भी आएंगी, बी में भी आएंगी और सी में भी आएंगी। उन वाइब्रेशंस को भी हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। हमने उन्हें टैप नहीं कराया था, हमने उन्हें डिस्प्लेस नहीं किया था। तो जितनी भी हमारी बाकी पेंडुलम है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, वो जो वाइब्रेट करेंगी वो फोर्स्ड वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेंगी, उनको हम फोर्स वाइब्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब आती है बात रेजोनेंस की। इसमें रेजोनेंस, अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस वो फिनोमिना है जो रिलेटेड फोर्स वाइब्रेशन से है, स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस स्पेशल केस है किसका, ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस है रेजोनेंस। क्या मतलब है, अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि पेंडुलम ए और पेंडुलम सी की दोनों की लेंथ एक जैसी है, और इनिशियली आज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वायर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो वायर की लेंथ है, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्योंकि पेंडुलम ए और पेंडुलम सी की सेम लेंथ है, पेंडुलम ए एंड सी हैव सेम लेंथ, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है, तो इसलिए लेंथ सेम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे। अब ये रेजोनेंस में क्यों आ जाएंगे, रेजोनेंस का बेसिक फंडा क्या है। रेजोनेंस का बेसिक पॉइंट ये है बच्चों कि हम दो बॉडीज को, रेजोनेंस के लिए हम दो बॉडीज को कंसिडर करते हैं। दो बॉडीज, अभी हमारे कोर्स में दो बॉडीज ही है, तो हम उन्हें दो बॉडीज पर ही फोकस रखेंगे कि हम दो बॉडीज को लेते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि जो पहली बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है
उसकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेकेंड बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ए और सी दोनों पेंडुलम की यहाँ पर हमारे पास लेंथ सेम है, तो इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती। फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब है दोनों रेजोनेंस में आएंगे। रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ कि भाई इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये जो फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो सी की होगी वो इस ए के लिए नेचुरल वाइब्रेशंस का काम कर रही है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सी की ए की जो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वो सी के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि दोनों की ही फ्रीक्वेंसी एफ है। तो आप किसी एक को फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लीजिए और किसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो मैं इसमें एक एग्जांपल और दे सकता हूं जहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होती है। सपोज करिए हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, मैं क्योंकि रिवीजन करा था तो जिसे कट शॉर्ट रखना चाह रहा था, प्रिसाइज रखना चाह रहा था, फिर भी चलिए बता देता हूँ। ये ए और ये बी वाला, दोनों की ही मान लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी है इनकी 440 हर्ट्ज, दोनों ही जो है हमारी ट्यूनिंग फोर्क, इनकी फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इनको हमने नीचे यहाँ पर जो ये लगाए हैं एक साउंड बॉक्स लगा दी ताकि जो साउंड है वो एम्पलीफाइड हो जाए। अब हमने इस ट्यूनिंग फोर्क ए को जेंटली रबर पैड पे टैप कराया, और टैप कराने के बाद हमने इस पर ऊपर क्लैंप करा के रख दी साउंड बॉक्स पर। ये यहाँ से जैसे वाइब्रेट होगा वो वाइब्रेशन इस साउंड बॉक्स में जाएंगे और वो उन्हें एम्पलीफाई करके दूसरे साउंड बॉक्स तक पहुंचाए। जब ये फ्रीक्वेंसी दूसरे साउंड बॉक्स तक पहुंचेंगी, या जो ये वाइब्रेशंस हैं दूसरे साउंड बॉक्स पर पहुंचेंगी, तो साउंड बॉक्स इन्हें एम्पलीफाई करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क को सेंड करेगी। इनिशियली ट्यूनिंग फोर्क हल्के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, फिर ट्यूनिंग फोर्क कहेगा अरे ये तो जो फोर्स वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है, जो साउंड बॉक्स से मिल रही है मुझे, इनकी फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फोर्क थे इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज थी। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि अरे ये जो मुझे फोर्स वाइब्रेशन आ रही है मेरे पास, इनकी फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो क्यों ना मैं लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करूं। फर्स्ट ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या कहा मैंने, फिर से समझाता हूँ। जैसे ही ये वाइब्रेशन साउंड बॉक्स बी तक पहुंचेंगी, तो इनिशियल फेज में जो ट्यूनिंग फोर्क बी पर है वो हल्की वाइब्रेशन से लेस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, ठीक है, स्मॉलर एम्पलीट्यूड से पहले, स्मॉलर एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में स्मॉलर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही फिर ट्यूनिंग फोर्क बी कहेगा अरे ये जो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है ये तो बिल्कुल मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, कि ये जो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है ये तो बिल्कुल मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच करती है। तो इससे कहेगा अरे तो फिर तो मुझे लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना चाहिए। तो जब ऐसा हो जाता है कि फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दूसरी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, पहली बॉडी से प्रोड्यूस्ड फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दूसरी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाती है, तो इसी को कहते हैं हम रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है, ध्यान रखिएगा। फिर बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। तो ये है बच्चों हमारा रेजोनेंस का फंडा। तो यहाँ पर पेंडुलम ए और सी जो है उनकी लेंथ सेम है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम है और वो रेजोनेंस में आ जाएंगे। तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का, यहाँ पर पहली बॉडी से प्रोड्यूस फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो दूसरी बॉडी के लिए, जब ये बॉडी पहली वाली वाइब्रेट करती है और ये वाइब्रेशन दूसरी बॉडी को मिलती है, तो इनिशियली हम ये कहते हैं कि जो दूसरी बॉडी को जो वाइब्रेशन मिल रही है
इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में जो वाइब्रेट करती है फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। फिर जब बॉडी को ये पता चलता है कि जो फोर्स वाइब्रेशन की मुझे मिल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच है, तो वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, तो जब ए और सी लेंथ सेम हो गई तो वो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, मैच हो गई, तो रेजोनेंस से वाइब्रेट करेंगे और ये सेम फेज में आ जाएंगे। अब बस सेम फेज क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बॉडी रेजोनेंस में आ जाती है तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो सेम फेज का यहाँ मतलब ये है कि जब ए अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, सी का एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, और जब सी का जो है फ्रीक्वेंसी मैक्स हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो ए का मिनिमम होगा। इसे फेजिंग कहते हैं, विच फेज कहते हैं, सेम फेज कहते हैं, यानी इसे एनर्जी शेयरिंग कहते हैं। एनर्जी शेयरिंग क्या होता है इसमें, जब ए और सी दोनों के दोनों की लेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये रेजोनेंस में आ जाएंगी, तो रेजोनेंस में बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है और एनर्जी शेयरिंग होती है। एनर्जी शेयरिंग का मतलब जब ए मैक्सिमम पर होगा तो सी मिनिमम पे होगा, और जब सी मैक्सिमम पे होगा तो ए मिनिमम होगा। इसे कहते हैं एनर्जी शेयरिंग। ठीक, सेम फेज और या एनर्जी शेयर। अब सर मतलब दोनों पेंडुलम हो सकता है, सेम फेज से यहाँ मतलब हो सकता है कि दोनों पेंडुलम आइदर साइड पे दोनों तरफ ऐसे जा सकती हैं, इस तरह से, या फिर दोनों ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर हम यही देखेंगे, यही पैटर्न देखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं सेम फेज। सर